शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह आप कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं लाइव इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिन विषयों से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। नजर डालते हैं सबसे पहले हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आज के विषय पर। आज चर्चा करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कैसे करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, साथ ही साथ कपास फसल में कीट व रोग से कैसे बचाव करें जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन विषयों से जुड़े आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल, कोई भी मन में संशय है तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सीधा जुड़ सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान से अपने सवालों के साथ। जुड़ने के लिए 3 माध्यमों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं आप। टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113060। फोन करते समय अपने टेलीविजन की आवाज को कम रखें, आपके फोन में सही तरीके से नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को बनाया जा सके। साथ ही जिन किसान भाइयों का फोन नहीं लग पाता उनके लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय जहां से आप अपना सवाल भेज रहे हैं जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल का इस्तेमाल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मुर्तजा हसन का। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर मुर्तजा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर देवाराम बाजिया जी। डॉक्टर देवाराम जी आपका बहुत स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर राजस्थान से। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मुर्तजा जी से। डॉक्टर मुर्तजा जी, हमारे देश में अगर सब्जियों की खेती की बात करें एक बड़ा रिकॉर्ड स्तर पर हम सब्जियों का उत्पादन करने लगे हैं। अगर बात करें पॉली हाउस में सब्जियों के उत्पादन को लेकर इस मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं पॉली हाउस में सब्जियों की खेती को लेकर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों को कि पॉली हाउस में जो उद्यानिक फसलें जिसमें खास करके सब्जी वर्ग की फसलें हैं, ये एक आधुनिक तकनीक है जिसमें किसान भाई विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट इत्यादि के अंदर में लगभग सालों भर उद्यानिक फसलें और ख़ास करके सब्जी वर्ग का उत्पादन कर सकते हैं। खास करके इस समय जो अभी अगस्त का महीना चल रहा है और इस महीने में अभी लगभग ग्रीन हाउस की पौध की तैयारी चल रही है। तो किसान भाई को क्या ध्यान देना है कि जितने भी उनके जो संरक्षित संरचनाएं हैं उस संरचनाएं का ध्यान रखना है कि संरचना अंदर में बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसकी बेड अच्छे तरीके से बने हुई हो, सारी खरपतवार उसके अंदर से निकाल दी गई हो। और ये भी ध्यान देना है कि जो जितने भी संरचनाएं हैं उसकी जो चाहे वो उसका डोर हो, चाहे वो उसका विंडो हो, किनारे हो, और जितने भी संरचनाओं का जो प्लास्टिक होता है, नेट होता है, शेड नेट होता है, वो कोई फटा हुआ नहीं हो। तो ये समय है कि किसान भाई अपनी संरचनाओं की तैयारी करें। संरचनाओं के खास अंदर में जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली लगी होती है उसकी भी टेस्टिंग करा लें। जी।
और साथ साथ में इस समय जितनी भी जो अभी सब्जी वर्ग की सब्जी लगेगी, चाहे वो टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, खीरा वर्ग की सब्जी हो, ये सब सारी सब्जी अभी लगने का समय आ गया। तो किसान भाई को अभी बिल्कुल सही समय है कि इसकी अभी पौध उत्पादन नर्सरी में कर लें, वो खुद की नर्सरी में कर लें या किसी और नर्सरी में पौध उत्पादन कर सकें, ताकि किसान इस पौध उत्पादन में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो किसान भाई अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरू में अपनी सब्जी की उत्पादन शुरू कर पाएंगे। जी, तो किसान भाई ये समय उचित समय है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो समय शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे शुरुआत करनी है, पॉली हाउस बनाने में खर्चा कितना आएगा, संरचनाएं कहाँ से आपको मिल सकती हैं, तमाम बातें हम जानेंगे इस चर्चा के दौरान। लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। कपास की फसल में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कपास में लगने वाले कीटों और उनसे बचाव की। कपास में पत्ती लपेटने वाला कीट लगता है। इसकी इल्लियां पत्तियों को लपेटकर एक खोल सा बना लेती है और अंदर पत्तियों को खाती है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें, जिसे व्यूपा धूप से नष्ट हो जाए। इसके लार्वा को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फसल पर पत्तियां लपेटने वाले कीट दिखाई देने पर अंडा पैरासाइट ट्राइकोडर्मा 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में उपयोग करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कीटों के आर्थिक कागर पर पहुंचने के बाद ही करें। अगस्त में कपास की फसल पर हरा तेला, रोएंदर सूंडी, चित्तेदार सूंडी, कुबड़ा कीट और अन्य पत्ती खाने वाले कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। सफेद मक्खी कीट की बात करें तो पिछले कुछ सालों से कपास में इसका प्रकोप काफी बढ़ रहा है। अगस्त सितंबर में इस कीट का आक्रमण हो जाए तो सफेद मक्खी की आर्थिक कागर पर पहुंचने पर मेटासिटॉक्स 25 EC व 1 लीटर नीम आधारित कीटनाशक या 300 मिलीलीटर डाइमिथिएट 30 EC का बारी बारी से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। वहीं अगर कपास के रोगों की बात करें तो कपास में मूल विगलन रोग होने की आशंका रहती है। मूल विगलन रोग में पौधों की जड़ सड़ जाती है और छाल के नीचे पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अगेती बुवाई करनी चाहिए। बीटावेक्स 0.1% और ब्लाइट टैक्स 0.3% प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। फसल में दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो कपास की फसल में कीट व रोग बचाने के कौन से तरीके होते हैं, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसको विस्तार से समझने के लिए डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में कुछ बातें समझने की कोशिश की कि कपास की जो फसल है उसको किस प्रकार से आप देखभाल करें जिससे कि रोगों से बचाव कर सकते हैं। कपास हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, कैश क्रॉप के तौर पर देखते हैं। और कपड़ा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कपड़ा उद्योगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अगर कपास की फसल से अगर बात की जाए तो। कपास की फसल इस समय अगर देखा जाए तो मानसून के समय उचित माना था लगाने को लेकर। जिन किसान भाई फसल लगा चुके हैं, अब उनकी फसल में कोई कीट रोग ना लगे, इसके लिए जो बेसिक नेसेसिटी है उसको कैसे किसान भाई उसकी देखरेख करें, क्या इस्तेमाल करें, पहले शुरुआती जो तरीके हैं वो बताइए। जी देखिए किसान भाइयों नमस्कार। जो अभी जो कपास की फसल का जो समय है, ये इसका जो बिजाई का समय था वो मई और जून 10 तारीख तक आपने बिजाई की होगी, जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और इस समय जो कपास की फसल है लगभग 2.5 से 3 महीने की हो गई। और इसके अंदर जो जिन किसान भाइयों ने देसी कपास लगा रखी है नरमा, और जो संकर किस्में लगा रखी है जिसके अंदर बीटी हाइब्रिड है, अगर ये 2 अलग अलग तरह की किस्में होती है, तो इन दोनों प्रजातियों के अंदर अगर आप लोगों को अगर जो भी अभी समस्याएं आ रही होगी, मानसून जो है बारिश समय समय पे हो रही है, तो इसमें कई तरह की समस्याएं आएगी। सबसे पहले तो जो महीना अभी चल रहा है, इसके अंदर अगस्त के महीने के अंदर जो यूरिया की जो आपने 1/3 मात्रा जो देनी थी वो आपने दे दी होगी। इसके जैसे ही नत्रजन उर्वरक की जो बची हुई 1/3 मात्रा देते हैं तो पौधे के अंदर हरापन आता है। हरापन आने से
कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कीट का प्रकोप होता है वो हरा तेला बोलते हैं, जो हरे रंग का एक मच्छर सा दिखाई देगा। और इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि खेत को नियमित तौर पे निरीक्षण करते रहें। अगर इस तरह का कीट आपको दिखाई देता है तो आपको उस खेत के अंदर साथ साथ में उसके मित्र कीट भी होते हैं, तो आपको किसी भी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है। जब आर्थिक आगार स्तर पे कीट की संख्या बढ़ जाती है तो आपके जो नज़दीक में या गांव के अंदर जो कृषि विशेषज्ञ होगा, कृषि विज्ञान केंद्र भी होते हैं और कृषि सुपरवाइज़र भी लगे हुए हैं, उनसे आप सलाह मशविरा करने के बाद में ही किसी अनुमोदित दुकान वाले से, जहाँ पे पेस्टिसाइड मिलता है वहाँ से आप बिल के साथ में दवाई परचेज करके लाएं। और मैं तो अभी यही कहूँगा कि अभी ऐसा कुछ जो जिस हिसाब से मौसम चल रहा है उस हिसाब से कोई ज़्यादा कीटों की समस्याएं है नहीं। और आपको उस अगर फिर भी आर्थिक आगार स्तर पे आ जाता है तो नीम से बेसिस जो भी नीम बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर एजिडिरेक्टिन 1500 ppm, 3000 ppm, 10,000 ppm के मार्केट में सॉल्यूशन मिलते हैं, उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो प्राकृतिक जो दोस्त हैं, हमारे मित्र कीट हैं, वो नहीं ख़त्म होंगे, वातावरण प्रदूषण नहीं होगा और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जी, तो इस प्रकार से शुरुआती तैयारी आप कर सकते हैं और बिजाई हो चुकी है और आगे की किस प्रकार से देखभाल करनी है ये भी हम समझेंगे डॉक्टर देवाराम जी से। लेकिन फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब लौटते हैं एक बार फिर से उस विषय पर जिसमें हम जिक्र करते हैं कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती किस प्रकार से करनी है। उस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं। पॉली हाउस में खेती कृषि एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद फसल उगाई जाती है। हमारे यहाँ किसान शुरुआत से खुले में खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव जैसे अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कीटों आदि से भी फसल के नुकसान की आशंका रहती है। लेकिन पॉली हाउस में खेती करके इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। दरअसल पॉली हाउस में खेती करने से किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से छुटकारा पा सकते हैं। बता दें कि पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। पॉली हाउस में सब्जियों की बात करें तो इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में खास तौर से ज्यादा उत्पादन देने वाली और ऐसी ही सब्जियों को लगना फायदेमंद रहता है जिनका बाजार भाव ज्यादा मिलता है, जैसे रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर, बीज रहित खीरा, लेट्यूस, ब्रोकली और लाल पत्ता गोभी। लेकिन पॉली हाउस बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा कम चलती हो, दिन भर धूप रहती हो, साथ ही सिंचाई की भी उचित व्यवस्था हो। पॉली हाउस की दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, जिससे सूरज की रोशनी पौधों को दिन भर ज्यादा समय तक मिलती रहे। पॉली हाउस जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठा होना चाहिए, जिससे नमी या पानी ना रुके। जमीन की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि सतह का पानी पॉली हाउस से दूर रहे नहीं, तो फसल में रोग आने की आशंका बढ़ जाती है। पॉली हाउस में खेती शुरू करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी फायदेमंद रहता है। तो पॉली हाउस लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कितनी प्रकार की सब्जियों को इसमें उगाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को हमने देखा। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा जी, हमारे देश के जो अधिकतर किसान हैं वो सीमांत किसान, छोटे किसान हैं। उनके नज़रिए से अगर पॉली हाउस की खेती में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सब्जियों का उत्पादन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएँ हमारे पास हैं कि वो छोटे किसान, सीमांत किसान, क्योंकि पॉली हाउस की संरचनाएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, उनके लिए अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो क्या समाधान है? देखिए, पॉली हाउस में खेती दो तरह से की जा सकती है। किसान भाई
जो व्यावसायिक स्तर पर जो अगर पॉली हाउस की खेती करना चाहते हैं तो हमारे देश में के 2 मॉडल है, खास करके 1000 वर्ग मीटर और 4000 वर्ग मीटर, जिसको भारत सरकार पूरे देश में प्रोत्साहित कर रही है। 1000 वर्ग मीटर और 4000 वर्ग मीटर का किसान भाई जो सरल जो संरचनाएं हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसमें बाहरी कोई ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और भी बहुत ही सरल रूप है जिसे हम नेट हाउस कहते हैं। नेट हाउस की जो संरचना होती है वो बिल्कुल ग्रीन हाउस की संरचना की तरह होती है, लेकिन इसमें जो कवरिंग मटेरियल है उसमें सिर्फ नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक विशेष प्रकार का नेट होता है जो कि जिसमें कि हवा का आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन किसी भी जो इंसेक्ट कैरिंग वेक्टर है वो उसमें अंदर नहीं जा सकता है। तो ये हमने पाया खास करके उत्तर भारत में, मध्य भारत में और भारत के बहुत सारे जगहों में शुरुआती के दौर के लिए किसानों भाइयों के लिए नेट हाउस एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। तो नेट हाउस का खर्चा पॉली हाउस के खर्चा का लगभग 1/3 हो जाता है। तो एक और भी अच्छी चीज़ है। इसका एक और मिलता जुलता सरल रूप है जिसे हम शेड नेट कहते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा शेड नेट, इसका अर्थ होता है कि शेड नेट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि बहुत अधिक गर्मी पड़ती होती है। तो इसमें जो कवरिंग मटेरियल है इसमें तरह तरह का हम शेड इस्तेमाल करते हैं और ये सूरज की रोशनी को काफ़ी कम कर देता है। इन दोनों संरचनाओं में, चाहे वो पॉली हाउस हो, नेट शेड नेट हो, इसकी जो संरचना बनाई जाती है ये मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती है, लेकिन हम किसान भाई इसे बांस से या और भी कुछ लकड़ी से भी इसे बना सकते हैं। तो इसका सरल रूप जो है किसान भाई वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आकार भी बता दिया, 1000 वर्ग मीटर और 4000 वर्ग मीटर कॉमर्शियल स्तर के लिए अच्छा है। लेकिन को छोटे किसान हैं वो चाहते हैं कि हम 100 वर्ग मीटर का, 50 वर्ग मीटर का कुछ चीज़ संरचना बनाएं, तो वो भी बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है, जो कि आप आजकल किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी संस्थान में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई पहले उसको इस तरह के मॉडल को देखें और समझ करके और संरक्षित खेती में इस तरह की वो शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो आप शुरुआती तौर पर इन तरीकों को अपनाकर पॉली हाउस की खेती में अगर सब्जियों को उगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और सवालों के जवाब आपसे हम लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर देवाराम जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, हम अपने किसानों को आधुनिक युग की ओर बढ़ाने की कई कवायद करते हैं, कई बार बताते हैं कि आप इस तरह की तकनीकों का प्रयोग कीजिए। बात हम करते हैं आईपीएम के तहत अपनी फसल को सुरक्षित करने का। ये आईपीएम तकनीक क्या है और कपास की फसल में किस तरीके से काम करता है, और क्या आईपीएम के तहत भी हम कपास की फसल को कीटों और रोगों से बचा के रख सकते हैं? जी, देखिए आईपीएम का मतलब होता है समेकित कीट प्रबंधन। हम वैज्ञानिक जो लोग हैं वो पहले कीटों को नियंत्रण की बात करते थे, अब हम करते हैं प्रबंधन की बात। क्योंकि जो कीट हैं इनको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते जी, और कीटों का एक प्रबंधन किया जा सकता है। जो इकोसिस्टम है उसको हमारे को मेंटेन करना है। और जब हम अगर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो पेस्ट आउटब्रेक होता है, क्योंकि जीव जीव का भोजन है, कीट कीट को खाता है। और
अगर हम इसके बीच में अगर कोई अवरोध डालेंगे या जैसे किसी प्रकार से, जैसे कि देखा गया है कि लगभग 2000 के आसपास कपास के अंदर 2001 के अंदर जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा था बीटी आने से पहले पूरी की पूरी कपास को ख़त्म कर दिया था और पेस्ट का इतना आउटब्रेक हुआ। अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में जो ये टिड्डी लोकस्ट जिसको बोलते हैं, इसका आउटब्रेक हुआ। ये सब क्या थे? ये आईपीएम को प्रॉपर फॉलो नहीं करते और हम एक ही कीटनाशक दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं। तो कीट हैं इनको हम प्रबंधन ही कर सकते हैं कीटों का, और इसके प्रबंधन के लिए सबसे बेस्ट है कि जितनी भी हमारी जो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब खेत की तैयारी करने से जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ जाती है कि मेरे को कपास की फसल लेनी है, उसी दिन से आईपीएम स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को सबसे पहले खेत में क्या करना है। तो ये डे फर्स्ट से है स्टार्ट होके लास्ट जो फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है, चुगाई हो जाएगी, उस टाइम के बाद में जो बचा खुचा जो क्रॉप का रेजिड्यू है उसको भी ख़त्म करना होता है। तो ये सारी टेक्निक्स जिसके अंदर आखिरी जो केमिकल जो पेस्टिसाइड है वो आखिरी हथियार होगा। इसके बीच में आपका फिजिकल मेथड भी होगा, मैकेनिकल भी मेथड यूज होंगे, केमिकल भी होंगे, बायोलॉजिकल भी होंगे, लीगल मेथड्स भी होते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके हैं और ये एक किसान नहीं कर सकता। ये अगर हम मास के अंदर जैसे बड़ा एरिया 50 हेक्टर 100 हेक्टर का एरिया के अंदर अगर हम ये आईपीएम टेक्निक लगाएंगे और एक मास समूह है 10 या 20-25 किसानों का ग्रुप बना के फिर उनको सबको अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और उनको बताएंगे। ये सरकार कर भी रही है, आईसीआर भी कर रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कर रही है, और भारत सरकार के जो आईपीएम सेंटर्स हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, और एक्सटेंशन फंक्शनरी जितने भी कृषि सुपरवाइज़र हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो किसान को जा के अवेयरनेस कर रहे हैं। तो अगर इन सब टेक्निक्स का समायोजित प्रयोग ज़रूरत के बेसिस करें तो निश्चित तौर पे वातावरण तो सुरक्षित रहेगा, और जो क्रॉप के अंदर और जो सॉइल के अंदर है, वाटर के अंदर है, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की जो समस्याएं आ रही है, जो रोज़ हम अखबार में न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस पेस्टिसाइड का इतना रेजिड्यू है और ये इतने कार्सिनोजेनिक है, इतना नुकसान हो रहा है, ये इन सब चीज़ों से भी बचत होगी। जी, तो आप इस माध्यम से भी, इस तकनीक के माध्यम से भी अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, और जिस तरीके से बताया कि प्रबंधन करना आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। कन्हैयालाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, कपास के संकर कपास की फसल में खरीदी का प्रकोप, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो जोड़ी लगती है ना, इसके अंदर काले पिल्ले घुस जाते और उस जोड़ी का छेदन कर देती है। जी कन्हैयालाल जी, आपके सवाल को जितना हम समझ पाए, आपके कपास की फसल में एक इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डॉक्टर देवाराम जी। जी कन्हैयालाल जी, जो आपके इल्ली का प्रकोप है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो हरी सुंडी है इसको बोलते हैं, और जो इल्ली के प्रबंधन के लिए अगर उसमें आर्थिक आगार स्तर पे आप अपने लोकल जो भी कृषि सुपरवाइज़र हैं उनसे संपर्क कर लेना। और बाकी आपको कीटनाशक दवा के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG है, जो आपको 500 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है, और स्प्रे दिन में नहीं करना, सुबह या शाम के टाइम स्प्रे करना है। और जो कीटनाशक दवा आप डालो उसके अंदर स्टिकर ज़रूर मिलाएं। अगर आप ये करोगे तो निश्चित तौर पे उस कीट का खात्मा हो जाएगा। जी, तो कन्हैया जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर हसन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हसन जी, जब हम पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की बात कर रहे हैं, या प्राकृतिक तौर पर या पारंपरिक तौर पर जो सब्जियों की खेती हम करते चले आ रहे थे, क्या पॉली हाउस में जिन सब्जियों का हमें चयन करना है उनकी किस्में या उनकी जो बीज होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पारंपरिक तौर पर हम खेती करते हैं उनकी सब्जियों के बीज और उनकी जो किस्में होती हैं वो अलग होती हैं? इनका चुनाव भी किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए? क्या ये अलग अलग चीज़ों से देखने को मिलता है? बिल्कुल। पॉली हाउस में जो मुख्य जो सब्ज़ी ली जा रही है, सब मैंने बताया, चाहे वो टमाटर है, वर्ग की फसल हो, शिमला मिर्च है, खीरा वर्ग की सब्ज़ी है, मेलन वर्ग की सब्ज़ी है, इसकी जो वैरायटी है ये खुले खेत की वैरायटी से अलग है। एक जो भी ग्रोअर हैं, किसान भाई, ये जान लें। और इसकी जो नई जो वैरायटी है, आपको, आप जिस एरिया में भी हों, आप वहाँ के जो आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र है या आपका ICR का कोई इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जा करके आप उसकी वैरायटी लें। और ये भी ध्यान रखना की बात होती है कि एक तो वैरायटी आपकी अलग होगी, और पॉली हाउस में बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आ गई, आपको ध्यान देना है। और ये जितनी भी वैरायटीज़ है, इसको आपको इसकी बीज उत्पादन के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको पहले पौध उत्पादन कर लेना है। तो बीज को लेकर के आप अपने पॉली हाउस के एक भाग में या कहीं पर आप अच्छे तरीके से कवर्ड कंडीशन में आप इसका नर्सरी का उत्पादन कर लें। नर्सरी में जैसा मैंने बताया आपको लगभग 28 से 30 दिन का समय लगता है, वैसा कीजिए। और आजकल एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि किसी भी वर्ग में कोई भी सब्जी आप उठा के लीजिए, उसकी वैरायटी बहुत विकसित हो गई है और पूरे देश में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, चेरी टोमेटो की अच्छी वैरायटीज़ है, टमाटर की अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आ गई है। ये इन सभी वैरायटीज़ की जो उत्पादन क्षमता है वो खुले खेत के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा है। और इसकी जो फल की गुणवत्ता है, चाहे फल का उत्पादन का समय है, जो कि आप सालों भर लगभग कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जो भी सब्जी लें उसकी उपयुक्त वैरायटी लें। तो वैरायटी लेकर के फिर उसके बाद आप इसकी खेती शुरू करें। जी डॉक्टर हसन जी, वैरायटी की बात हो गई। भूमि के चयन की अगर हम बात करते हैं, देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं, क्या जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसके लिहाज से उसका समाधान ही पॉली हाउस खेती है? दूसरी बात, अगर हम बात करें जल प्रबंधन को लेकर, तो इसमें क्या बाकी खेती के तरीके से जल प्रबंधन कम करना पड़ता है, पोषक तत्वों का प्रबंधन कम करना पड़ता है, खरपतवार नहीं होते, रोग कीट नहीं लगते, और खासकर हम देखते हैं कि देश के कई ऐसे हिस्से मानसून के समय में वो बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या इन क्षेत्रों में भी पॉली हाउस लगाया जा सकता है? देखिए, पॉली हाउस के अंदर जो मिट्टी होती है उसकी हम गुणवत्ता टेस्ट कर लेते हैं। और पॉली हाउस के अंदर में जो सिंचाई के लिए, जैसा आपने बताया, हम मुख्यतः सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फव्वारा सिंचाई लगाते हैं तो उसका मुख्य काम जो होता है वो ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जी। क्योंकि पॉली हाउस में एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पॉली हाउस चारों तरफ से बंद होता है तो इसके अंदर वाष्पीकरण काफी कम हो जाता है। तो जल प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। हम लोगों ने ये पाया है शोध के द्वारा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगा करके पॉली हाउस के अंदर में 40 से 60% तक पानी की बचत हो जाती है। ये एक बहुत ही पॉली हाउस की विशेष खूबी होती है। और जैसा कि आपने बताया कि चूंकि अंदर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है तो अंदर में मिट्टी किसी भी तरह की होती है, हालांकि हम मिट्टी की जांच किसान भाई जरूर कर लें, लेकिन मिट्टी किसी भी तरह की होती है, चाहे वो दोमट मिट्टी हो, चाहे वो क्ले मिट्टी हो, किसान भाई अगर उसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगा लेंगे तो उसमें सिंचाई का प्रबंधन अच्छे से किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि आजकल बहुत जगह पर ऐसा हो गया है कि मिट्टी बिल्कुल ही खराब हो गई है, तो वहां पर संरचना पॉली हाउस होती है लेकिन उसके अंदर में बहुत ही नई आधुनिक किस्में आ गई है, जिसमें कि इसको हम बोलते हैं सॉइललेस कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये सब पॉली हाउस की नई तकनीक है जी। लेकिन इसका किसान भाई का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना है। जहाँ पर कि मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है वहाँ पर तब किसान भाई हाइड्रोपोनिक्स या सॉइललेस कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट किसान भाई ग्रोवर्स को चाहिए कि वो मिट्टी और पानी की भी जांच कर लें, और उससे उनकी जल की बचत होती है, उर्वरक की बचत होती है। इन सब बातों का ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा बात, आपने कहा कि क्या पॉली हाउस हम हर जगह लगा सकते हैं? कोशिश करना चाहिए। जैसे डॉक्टर हसन जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हैं, पहले वो फोन लाइन के जुड़ गए, उनका सवाल ले लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर योगेंद्र कौशिक हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर योगेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जी, मेरा ये सवाल था जी कि आपने जो अभी कपास की जो तकनीक और जो दवाइयाँ बताई है डॉक्टर साहब ने जी, इसमें क्या हम प्राकृतिक में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सोटास्त्र, 10 पन्नी अर्क, 5 पन्नी अर्क का उपयोग करके कीट नियंत्रण नहीं कर सकते क्या? जी डॉक्टर योगेंद्र जी, आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर देवाराम जी। जी योगेंद्र जी, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कीटनाशक दवाइयों का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और आप अपने जो भी हमारे जो भारत सरकार के हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी इनके ऊपर कई वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं। और अगर आपने ये टेस्ट किया है तो आप भी इनसे भी कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है जो नीम से बने हुए फार्मूलेशन है, वो ऑर्गेनिक है और सेफ भी है, मित्र कीटों के लिए भी फायदेमंद है।
तो नीम से बने हुए एजिडिरेक्टिन है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है, पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर योगेंद्र जी, आप इस प्रकार से अपनी कपास की फसल की देखभाल कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल था उसका समाधान डॉक्टर देवाराम जी ने कर दिया है। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हसन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हसन जी, भूमि के चयन की हम बात कर रहे थे, और जैसे आपने बताया कि जब हम बीजों के चयन की बात भी कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ और ये भी रह गई थी, क्या हमारे क्षेत्र के में मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, या हम अपने क्षेत्र के अनुसार फसलों का ही चयन करें कि हम पॉली हाउस को लगा रहे हैं, या उसमें कई फसल लगा ली, खीरा भी लगा लिया, टमाटर भी लगा लिया, शिमला मिर्च भी लगा लिया, या सिर्फ उसी फसल का चुनाव करें जो हम मार्केट तक पहुँचा सकें? देखिए, पॉली हाउस में चूँकि इसमें लागत लगती है, इसलिए किसान भाई ज़रूरी ध्यान लेके कि वो किस फसल का उत्पादन करें, जिस फसल का मार्केट अच्छा हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी बात ये होती है कि पॉली हाउस में भी दो तरह से हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अगर किसान भाई के पास 1 एकड़ का पॉली हाउस है, 4,000 वर्ग मीटर का, तो हम लोग ये कहते हैं कि उससे हम 4 भाग में बांट के 1,000 वर्ग मीटर में आप उसमें चेरी टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा, इस तरह का चीज़ ले सकते हैं। अगर 1,000 वर्ग मीटर का एक ग्रीन हाउस है तो हम लोग कहते हैं कि आप इसके अंदर एक चीज़ लगाइए जी। तो इसमें फसल चक्र का भी उत्पादन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पॉली हाउस के अंदर में अगर किसान भाई टमाटर लेते हैं तो वो लगभग 8 से 9 महीना टमाटर होता है। तो एक टमाटर की फसल और एक खीरा की फसल ले सकते हैं जी। इसके साथ साथ अगर टमाटर वर्ग अगले साल लेना है तो अगले साल शिमला मिर्च और उसके साथ एक खीरा ले सकते हैं। कुछ किसान भाई ऐसा भी किए हैं कि वो जो खीरे का जो फसल होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। जहां पर खीरे का बहुत आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो किसान भाई एक साथ में 4 महीने का वो 2 से 3 फसल खीरा का ले सकते हैं। तो इस तरह से फसल चक्र का सही उत्पादन करना, कौन सी फसल आपको लेना है, अच्छी वैरायटी और मार्केट का सिलेक्शन, इन सभी बातों का बहुत ज़रूरी है पॉली हाउस के लिए, तभी इस तरह की खेती मुनाफेदार होगी। भूमि के चयन की बात कर रहे थे डॉक्टर हसन जी। जी, खास करके भूमि के बारे में जैसा मैंने बताया कि पॉली हाउस के अंदर अच्छी बात यह होती है कि माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल रहता है। उसके अलावा किसान भाई अंदर में किसी भी तरह की जो मिट्टी होती है उसमें आधुनिक सिंचाई प्रणाली के द्वारा खेती किया जा सकता है। ये पॉली हाउस की एक फायदा होता है कि अंदर में मिट्टी किसी भी तरह की होती है उसे मैनेज किया जा सकता है। अगर मिट्टी में गुणवत्ता कम है, मिट्टी में कुछ खारापन है, उसका भी मैनेजमेंट हम पोषक तत्वों का मैनेजमेंट, इरिगेशन का मैनेजमेंट ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन से कर सकते हैं जी। जब हम लोग ये पाते हैं कि अंदर में मिट्टी बिल्कुल ही खराब हो गई है, या अंदर में आजकल एक नेमाटोड का समस्या आ गया है, तो नेमाटोड का पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तब हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे किसान भाई मिट्टी से मिट्टी रहित खेती की तरफ चले जाएं जी। क्योंकि जो आपकी पॉली हाउस की संरचना है, अगर किसान भाई अच्छे से संरचना बनाते हैं, उसका डिजाइन अच्छा होता है, कवरिंग मटेरियल अच्छा होता है, तो पॉली हाउस की लाइफ लगभग 25 से 30 साल होती है जी। तो अगर आपकी मिट्टी धीरे धीरे खराब भी होती जा रही है तो आप धीरे धीरे मिट्टी रहित खेती, जैसे आजकल बहुत तरह की आधुनिक खेती आ गई है जिसमें कि हम तरह तरह के सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स खेती है, एरोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, किसान भाई एरोपोनिक्स भी कर सकते हैं, एक्वापोनिक्स, तो इस तरह का खेती, ये सब चीज़ किसान भाई कर सकते हैं संरक्षित खेती के द्वारा जी। डॉक्टर हसन जी, जैसे मैंने पूछा था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या पॉली हाउस लगाने से बचना चाहिए, इसका भी समाधान बताइए। देखिए, किसान को भाई को ये ध्यान रखना है 2 चीज़ पॉली हाउस के लिए कि जहाँ पर पॉली हाउस लगता है वहाँ पर
पानी का निकास, सिंचाई के साथ साथ निकास की आवश्यकता भी होती है जी। तो ध्यान रखना है कि वहाँ पानी जमा ना हो। तो कुछ ये बात, ये जहाँ पर भी हो पॉली हाउस को बहुत नीचे इलाके में नहीं लगाया जा सकता है। कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर अच्छे तरीके से ड्रेनेज का उपलब्ध हो। अगर कहीं पर पानी जमा होने का ये पाया जाता है तो हम उसके तरफ क्या करते हैं, हम उसके पॉली हाउस के चारों तरफ सरफेस ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज लगा करके पानी को रिमूव कर देते हैं। तो पॉली हाउस आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जी। एक और दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रघुनाथ पाटिल हैं महाराष्ट्र से। रघुनाथ जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रघुनाथ जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बोलो जी, सवाल पूछें। हाँ रघुनाथ जी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, सवाल पूछिए। हाँ कम कर लिया। हाँ बोलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी रघुनाथ जी सवाल पूछिए। हमारी कपास, हाँ कपास में पत्ते रहते ना, कपास में क्या समस्या है? आई नहीं पत्ते हो जी। जी, जितना इनके सवाल को हम समझ पाए डॉक्टर देवाराम जी, इनकी कपास की फसल में कालापन आ गया है, समस्या क्या है, समाधान क्या है? देखिए कपास की फसल में जो कालापन आता है वो मैं दो तरह से सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है, एक तो बारिश ज़्यादा हो गई होगी तो उस वजह से जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होती, सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं आता तो पौधों में कालापन हो जाता है और फफूंद उसमें डेवलप हो जाती है। तो उसमें उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि फूल, पत्ती, टिंडे जो भी लगे होते हैं वो गलने की समस्याएं बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि उस टाइम आपको एक तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 से 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी COCl जिसको बोलते हैं उसकी 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 या 3 छिड़काव जरूर कर दें। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके खेत में अगर सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं व्हाइट फ्लाई उसका प्रकोप ज़्यादा होता है तो वो एक चिपचिपा लिसलिसा पदार्थ सिक्रेट करती है जिससे कपास के पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और पूरे के पूरे पत्ते और पौधे काले पड़ जाते हैं। तो उस अवस्था के अंदर अगर कीट का प्रकोप है तो उस कीट को नियंत्रित करना है आपको और उस कीट के नियंत्रण के लिए एक तो नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% का छिड़काव कर सकते हो और कोई कीटनाशक दवा का करना है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL जिसकी मात्रा है 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से और इसके अलावा आप दूसरा कीटनाशक करना हो तो थायोमिथोक्साम 25% SG जिसकी 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्टिकर जरूर मिलाएं जो भी दवा आप डालो। और एक और आपको ध्यान रखना है कि किसान भाई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो खरीफ की फसल से पहले जब भी कोई कीटनाशक उपकरण होता है उसको ऐसे ही रख देते हैं और उससे हर्बिसाइड अगर कोई दवा डाली हुई है तो कपास की फसल क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर पहले गेहूं की फसल थी या कोई और फसल थी उसमें 2,4-D या चौड़ी पत्ते वाले कीट खरपतवारों को मारने के लिए अगर उस उपकरण को प्रयोग में लिया था और अब अगर उसी उपकरण से आपने कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया तो पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाएगी और उसमें उसको बीमारी आती है, उसको बोलते हैं हाथ निकलना, अंगुलियों की तरह उसके पत्ते हो जाएंगे, उसको बंदर पंजा किसान भाई अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी आप अपने जो नज़दीक में जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि सुपरवाइज़र हैं उनसे आप सलाह लेकर ही कोई कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। जी, तो इस प्रकार से आप किसी भी कोई भी दवा छिड़काव करने से पहले कृषि सलाहकारों से संपर्क जरूर करें, उसके अनुसार ही आप किसी भी दवा का छिड़काव करें। फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश पाटिल हैं कर्नाटका से। सुरेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें। सुरेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। नमस्ते, मैं पुलकित जी। नमस्ते जी। पॉली हाउस में जो हरी सब्जियां लेते हैं जी तो उसका खर्च भी ज्यादा आता है और जो मंडी में हम लेके जाते हैं तभी पॉली हाउस का सब्जी और ओपन का सब्जी इसमें थोड़ा ग्राहक फर्क नहीं करता और उसमें कम रेट आता है जी।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है डॉक्टर हसन जी। ये भी बहुत समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों की कि कॉस्ट तो बहुत लगता है, लेकिन जब बाजार लेके जाते हैं तो जो ग्राहक होता है उसको नहीं पता कि ये जो सब्जी है ये पॉली हाउस से आ रही है या नॉर्मल खेत से आ रही है, तो उसके हिसाब से जो किसान भाई को मार झेलनी पड़ती है, उसके लिए क्या समाधान है? पाटिल साहब, इसमें कुछ फसल ऐसे हैं जैसे कि एक फसल का नाम बताते हैं आपको, जैसे जो शिमला मिर्च है, और ख़ास करके ये जो शिमला मिर्च, चाहे वो लाल शिमला मिर्च हो या पीली शिमला मिर्च हो, इस तरह की जो शिमला मिर्च है, खास करके उत्तर भारत की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ही ख़राब होती है जी, और पॉली हाउस के अंदर ही आपको उतनी अच्छी वैरायटी मिल पाएगी। बिल्कुल। तो एक जो सबसे अच्छी फसल खास करके पॉली हाउस में है, अगर आप शिमला मिर्च की बात है तो कलर्ड कैप्सिकम अगर आप इसको लगाइए तो इसका बहुत अधिक फायदा होता है, इसका पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ओपन फील्ड से, क्योंकि ओपन फील्ड में ज़्यादातर जगह पर ये फसल हो ही नहीं पाएगी जी। टमाटर वर्ग में हम आपकी बात मानते हैं कि टमाटर वर्ग में भी आजकल खुले खेत में भी बहुत अच्छा टमाटर हो रहा है जी। लेकिन पॉली हाउस में आप जिसको बोलते हैं ना, आप बीफी टोमेटो, बड़ा बड़ा टोमेटो है, चेरी टोमेटो, जैसे चेरी टोमेटो खुले खेत में नहीं हो पाता है, आप चेरी टोमेटो की नई वैरायटी लीजिए, बीफी टोमेटो लीजिए। जैसे खीरा वर्ग है, खीरा में भी देखिए खुले खेत में देसी खीरा होता है, आजकल आपको अंदर में जो खीरा होता है ये पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है, इसे आप सीडलेस या पिनलेस बोलते हैं। तो आपको अच्छी वैरायटी लेना है और बिल्कुल आपका उत्पादन और आपका जो प्रोड्यूस है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि ये है, वो बिल्कुल ही उसकी गुणवत्ता और उसका उत्पादन वो इतना अच्छा होगा कि आपको वो पता चल जाएगा कि वो पॉली हाउस की है, तब आपको जरूर इसमें अच्छी लागत मिल जाएगी जी। डॉक्टर हसन जी, या ये भी कह के हम चल सकते हैं कि अगर पॉली हाउस की खेती कोई कर रहा है या पॉली हाउस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है तो सिर्फ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जैसे इंग्लिश ककम्बर की आपने बात करी, या फिर हम बात करें लेट्यूस की बात करें, या इस तरह के जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं खाली उनके तरफ किसान भाई रुख करें, बाकी सब्जियां छोड़ दें? जी जी जी, यह बहुत अच्छा चीज़ आपने कहा। ये सब जो परंपरागत सब्जी के अलावा जितनी भी आजकल एक्जॉटिक वैरायटीज़ है, आजकल आपको बता दें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इसमें लगभग 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ है। हमारे पास जो सलाद का पत्ता है वो करीब 20 से 25 तरह का है जी। उसी तरह के बहुत सारी चीज़ जो आपका हरी पत्तेदार सब्जी वर्ग की सब्जियां हैं, पॉकचोई है, लेट्यूस है, और भी बहुत तरह का। एक आप देखिए हम लोगों के लिए जो घर में उत्पादन होता है तुलसी, बैजिल, ये खास तरह का बैजिल होता है जो कि हम लोग पॉली हाउस में काफ़ी बड़ा पत्ता होता है, और ये सब चीज़ आप खुले खेत में ले ही नहीं सकते हैं जी। तो आप इस तरह का चीज़ लीजिए पॉली हाउस के अंदर में, स्ट्रॉबेरी की खेती कीजिए इस तरह का, जो कि खुले खेत में उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तभी आपको खुले खेत से अच्छा कमाई होगी जी। डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, व्हाट्सएप के जरिए हमें एक दर्शक का सवाल मिला है, मध्य प्रदेश खरगोन से दर्शक है हमारे, वो जानना चाहते हैं कि कपास के खेत में मानसून का पानी भर जाने से कपास के पौधे पीले पड़ गए हैं, इसका समाधान क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये आम समस्या है बारिश के मौसम में, और सबसे पहला तो यही करना है कि खेत में जितना जल्दी हो सकता है आप पानी की निकासी ज़रूर कर दें। जो हो गया उसके अंदर एक तो जड़ के अंदर जड़ काली हो जाएगी और जड़ गलन जो बीमारी है वो आ जाएगी, और पूरे के पूरे पत्ते ऊपर से, उसका होता क्या है कि उसका जो जाइलम फ्लोएम है वो ब्लॉक हो जाता है और नीचे जड़ सड़ जाएगी जी। तो अगर आपका पूरा खेत में नहीं है, अभी भी कहीं पानी है तो उसको निकाल दें और आगे से भी ध्यान रखें। अब उसमें एक ही उपाय है आपके पास कि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी करके एक पाउडर आता है, उसको 1 किलो लेना और 20 से 25 किलो गोबर की खाद में मिलाकर उसके कहीं पेड़ के नीचे पर, वो काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर, तो आप जो पौधे ख़त्म हो गए वो आपके रिवाइव नहीं होंगे। पर आगे के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि ध्यान रखो, जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है उस पानी को इमीडिएट आपको बाहर निकालना है, और ये व्यवस्था रखनी है जल निकासी का उचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कपास की फसल में। तो और इसके लिए यही करना है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलोग्राम 20 से 25 किलो गोबर की खाद में मिलाना है और पेड़ के नीचे रखना है, उसको पानी से छींटे मार के गीला कर देना, इतना पानी भी नहीं डालना कि पानी उससे बाहर निकलने लग जाए। 7 से 8 दिन के अंदर जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो फंगस है, और जब बारिश चल रही हो या हल्की सिंचाई की ज़रूरत है तो उस टाइम सिंचाई के साथ में खेत के अंदर उसका बुरखाव कर दें, ताकि वो नीचे जड़ के अंदर चला जाएगा और जो फंगस है उसको नियंत्रित कर देगा जी। तो जल प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है किसी भी फसल को, चाहे कपास की बात हो चाहे हम पॉली हाउस में सब्जियों की खेती बात करें। जल प्रबंधन आप सही तरीके से करेंगे तभी आपको अच्छी फसल मिल पाएगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हसन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हसन जी, जैसे कि हमारे दर्शक ने पूछा था कि जो उत्पादन की लागत है उसके बाद जो बाजार में लेके जाते हैं मूल्य उसके हिसाब से नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उनको घाटा होता है। अगर हम लागत की बात करते हैं, पॉली हाउस को लगाने में जो खर्चा आता है वो कितने वर्ग मीटर में लगाएं कि जिससे जो उनको लागत का खर्चा है वो सब्जी के उत्पादन से जब वो बाजार में लेके जाएं तो वो लागत निकल आए। दूसरा, सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो किसान भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उन योजनाओं का लाभ लेकर पॉली हाउस लगा सकते हैं। तीसरी बात इसमें यह भी पूछना चाहूँगा मैं, क्या एफपीओ और एसएचजी के माध्यम से भी पॉली हाउस को लगाया जा सकता है? कई किसान मिलकर लगा सकते हैं? जी, देखिए पॉली हाउस की जो संरचना होती है, जाहिर सी बात है चूँकि ये एक बड़ी संरचना होती है जो मुख्यतः जीआई पाइप वगैरह से बनाया जाता है, इसमें काफ़ी कवरिंग मटेरियल होता है, तो इसमें लागत होती है। जो 1000 वर्ग मीटर का जो पॉली हाउस है, जो सबसे साधारण पॉली हाउस है, जैसे हम बोलते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, इसमें कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, नेचुरल वेंटिलेशन से ये काम करता है। 1000 वर्ग मीटर का जो पॉली हाउस है, इसका जो मार्केट का कॉस्ट है लगभग 9 लाख रुपया होता है, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगी होती है। भारत सरकार आज पूरे देश में आज किसान भाइयों को पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध है, और जो किसान भाई हैं अपने जहाँ पर भी वो रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हो, उन्हें जिला उद्यानिक अधिकारी को संपर्क करना है। जी, जिला उद्यानिक अधिकारी उन्हें ये बताएगा कि पॉली हाउस 1000 वर्ग मीटर का उनके पास लगेगा या नेट हाउस लगाना है, या 1 एकड़ का पॉली हाउस लगाना है, नेट हाउस लगाना है, या शेड नेट लगाना है। सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी केंद्र की तरफ से है और बाकी सब्सिडी राज्य की तरफ से होती है, तो लगभग 70 से 80% सब्सिडी होती है। तो मान के चला जाए कि अगर 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है, इसका कि मैंने बताया कि मार्केट कॉस्ट लगभग 9 लाख रुपया आता है, किसान भाई का इसमें लगभग 2 से 3 लाख रुपया लगता है। जी, हम लोग ये कहते हैं कि किसान 2 से 3 लाख रुपया लगाने के बाद किसान खास करके जब सब्जी वर्ग की तरफ जाता है तो उससे जल्दी से पैसा रिकवर हो जाता है। अगर किसान भाई जो मैंने बताया कि वो जो जिसे बोलते हैं कि उद्यानिक फसलें और ऐसी वैरायटीज़ हो जो कि आपको अच्छा पैसा दे, जैसे मैंने बताया अच्छी तरह की वैरायटीज़ हो, चाहे वो शिमला मिर्च है, खीरा है, टमाटर है, चेरी टमाटर है, बहुत तरह की आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका किसान भाई अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों ने पाया है कि दूसरे साल से और तीसरे साल से किसान भाई को मुनाफा शुरू हो जाता है। जी, तो मार्केट, सही स्ट्रक्चर, कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। तीसरा चीज़ जो आपने बताया कि क्या एफपीओ वगैरह का कुछ रोल है, खास करके पॉली हाउस की खेती में ये पाया गया है कि किसान भाई अगर एक ग्रुप बना के खेती करते हैं, जैसे कहीं पर 10 किसान मिलकर करके टमाटर का एक साथ खेती कर रहे हैं जी, तो उनका एक से होता है मार्केट के ऊपर, उनका प्रोड्यूस, वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत जगह पर ऐसा पाया गया भारत में आप जगह पर कि वो सब खास जगह किसी खास विशेष प्रोड्यूस के द्वारा जाना जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियों का बोलबाला है, यहाँ पर शिमला मिर्च का 10 किसान शिमला मिर्च कर रहे हैं एक साथ। तो ये चीज़ अप्रोच बहुत अच्छी है। किसान भाई कुछ किसान मिल करके एफपीओ बना लें, और आजकल एफपीओ पर बहुत सारी
अधिक सुविधा भी उपलब्ध होती है जी। तो FPO कैसे बनाएं, इसकी भी पूरी जानकारी किसान भाइयों को नियंत्रण जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ जाकर आप लें। जो आजकल हर जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो FPO को प्रमोट कर रही है, ICR का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाकर के आप FPO बनाएं, किसी FPO बने हुए से उससे जुट जाएं, तब पॉली हाउस की खेती करने से हम लोगों ने ये पाया है कि उसमें अधिक फायदा हो सकता है। जी, डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं, उससे पहले एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सुरेंद्र यादव जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब BT कॉटन कपास आया था नया यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो उसका उत्पादन 10-15 कुंटल प्रति एकड़ होता था जी। अब उसका उत्पादन बिल्कुल 5 से 10 मतलब 5 कुंटल एकड़ का रह गया है जी, यानी तो आपका उत्पादन घट गया है। वैरायटी आएगी क्या जो उत्पादन ज्यादा देगी? जी, सुरेंद्र जी हैं डॉक्टर देवाराम जी, इनका जो उत्पादन क्षमता थी पहले वो शायद ज़्यादा थी, अब उसके बाद कम हो गई है। क्या इनको तरीकों में बदलाव करना है या कोई और किस्म की तरफ रुख करें? देखिए, जो BT कपास, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था यहाँ पे अनुमोदित की, तो ऑटोमेटिक इसका प्रोडक्शन बढ़ा। पर धीरे धीरे इसमें कई तरह की समस्याएं आने लगी। उसके लिए कुछ हम लोगों ने गलतियां की, कुछ किसान भाइयों से गलतियां हुई, तो उसके लिए भारत सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है और काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीमें भी भारत सरकार की कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए योजना लॉन्च की है और उसका फ़ायदा किसान भाइयों को निश्चित तौर पर मिलेगा और उनको लेना भी चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय नागपुर के अंदर है, वहाँ पे और सिरसा और कोयम्बटूर के अंदर उसके रीजनल स्टेशन है, ICR के और भी हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो भी काम कर रही है। तो इनका जो समस्या है ये बिल्कुल जायज़ है और इसके अंदर जो मैं समझता हूँ इसमें सबसे मुख्य कारण क्या है कि एक तो जो रेतीली ज़मीन होती है, उस रेतीली ज़मीन के अंदर जो BT कपास जो किसान भाई लगाते हैं, उसके अंदर जब टिंडे फूल बोगी बनने का या जो पौधा पूरी फुल फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, तो उस टाइम उस पौधे को पत्ते पीले पड़ के और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। इसका कारण ये देखा गया कि उसमें पत्ते लाल भी हो जाते हैं। उस लाल होने का कारण ये है कि पौधे, उस जो रेतीली ज़मीन है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है और जो हाइब्रिड है, संकर किस्में है, BT है, इसको खुराक बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए एक तो ये करना है किसान भाइयों क्योंकि जहाँ जहाँ BT लगा रखी है, हल्की रेतीली ज़मीन है, चाहे बलुई दोमट मिट्टी है, भारी ज़मीन है, तो भी जैसे ही फसल 3 महीने की हो जाती है और फूल बोगी और जो टिंडे इसके फुल फ्लावरिंग स्टेज पे होती है फसल, तो उस दौरान उसमें 15-15 दिन के अंतराल पे 3 NPK के और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सर का छिड़काव करना है। जो आपने ज़मीन में खुराक दे दी, NPK, जिंक, सल्फर जो भी दे दिया, उसके अलावा 1 किलो NPK 19-19 लेना है या 18-0-45 का लेना है। उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सर है ताकि पौधे को जो ज़मीन में से ये पोषक तत्व ले रहा है वो फोलियर पर्णीय छिड़काव करने से पौधे को दे दे और उससे पौधा क्या होगा कि पीलापन नहीं आएगा और पौधा एकदम से सूखेगा नहीं। एक तो ये है इसमें। दूसरा ये है कि अगर हम इसको समय समय पे देखते रहें तो हमारे को निश्चित तौर पे ये पता चल जाएगा कि फसल में कुछ न कुछ कमी हो रही है। दूसरा एक ये भी कारण है कि जो आपके क्षेत्र के अंदर है अनुमोदित जो किस्में हैं उन्हीं को रखें। फिर इसके अलावा यह है कि कुछ जो रस चूसक कीट हैं उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान भाई उनको बार बार छिड़काव करते हैं और दवाइयों की मात्रा जो पहले BT से पहले थी वो वहीं के वहीं वापस पहुँच गए। तो उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए क्या करना होगा कि जो मित्र कीट हैं उनकी जो तादाद है उनको भी मेंटेन रखना होगा, इकोसिस्टम को मेंटेन रखना है, ये समझना है। और ज़रूरत के बेसिस आर्थिक कगार स्तर आने पे ही कीटनाशक दवाइयों का, और जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे IPM, जिसमें अंदर समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली है, वो आप अपने कृषि विशेषज्ञ जो आपके क्षेत्र के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो राज्य सरकार के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR का कोई सेंटर है, तो उनके वैज्ञानिक निश्चित तौर पे आपकी हेल्प करेंगे। और
एक और जो सबसे मोटा कारण एक और आया है इसके अंदर की जो बीटी कपास आई है, इसके अंदर पिंक बोलवोरम के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। ये जगह जगह से सूचनाएं आ रही है। तो इसका जो मैं समझता हूँ कारण ये है कि किसान भाइयों ने भी एक बहुत बड़ी गलती की कि उसके साथ में जो बीटी कपास का बीज होता था उसके साथ में नॉन बीटी का बीज भी देते थे। तो उस नॉन बीटी को किसान भाई खेत के चारों तरफ लगाना होता था, पर वो नहीं लगाते और उन्होंने सीधा ही बीटी लगा दिया। तो अब उस कीट ने क्या किया कि उसकी जो बीटी थी उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों के लिए भी चैलेंज हो गया। और ये अगर इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें और समय पे अगर हम जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेते रहें, उनके संपर्क में रहें और मिट्टी और पानी का टेस्टिंग कराने के बाद में ही आपके क्षेत्र के अनुसार 4000 से भी ज़्यादा जो संकर किस्में है बीटी की भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो एक दूसरा ये है कि आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित जो किस्म है उनके हिसाब से ही किस्म को लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप बीटी किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, तो देवराम जी ने बताया। और जिन किसान भाइयों का उत्पादन की घटत देखने को मिल रही है वो इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो उत्पादन की क्षमता में देखेंगे कि बढ़ोतरी हुई है। और तमाम बातों को आप ध्यान में रखकर कपास की खेती में आगे बढ़ें। तमाम जो जानकारी यहाँ से दी गई है उन बातों को ध्यान में रखते हुए कपास की फसल की देखभाल करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन जाहिर तौर पर मिल पाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर मुर्तज़ा हसन जी, डॉक्टर देवराम बाजिया जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक जो है, हमारे किसान भाई हैं, इन सभी जानकारियों से लाभ लेंगे, अच्छा खासा मुनाफा लेंगे। आप दोनों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे उन विषयों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हेलो किसान के अगले विषय कौन से रहेंगे। बात करेंगे तिलहनी फसलों की देखभाल किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो विषय रहेंगे वो विषय रहेगा प्रधानमंत्री मानधन योजना। ये योजना क्या है, इससे कैसे आप लाभ ले सकते हैं, किसान भाई कैसे सशक्त आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए आप 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही जिन किसानों में से कोई जानकारी छूट गई है या आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अन्य किसानों तक पहुँचे, जानकारियों का विस्तार हो, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर दोबारा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है दांत। पाचन क्रिया को बनाते हैं आसान। लापरवाही से बिगड़ सकती है दांतों की सेहत और जरा सी देखभाल बचा सकती है इनका जीवन। अगर आप भी दांतों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। दांतों की समस्याएं और उनका समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। यहाँ से मिनिस्ट्री के 2 ही दावेदार हैं, एक लाला जी, दूसरे बर्फ वाले। तो आप ये चाहते हो कि हम बर्फ वाले की बेटी को जिताने की कोशिश करें? ये मैंने कब कहा पुत्र? आपने टिकट के लिए दे दी अर्जी? मीटिंग में मैंने बर्फ वाले की बेटी के हक में बोलना है। जब काम आपने किया है उस हल्के में तो पार्टी टिकट आपको क्यों ना दे मास्टर जी? मंगला बिटिया का नाम हमने इसी नजरिए से ठीक माना। आपके रहते पहले मेरा नाम आगे बढ़ाना गुनाह ही तो था। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना